चलिए पहले आरटीई एक्ट को देखते हैं, क्योंकि आरटीई एक्ट बहुत ज्यादा लगभग लगभग पूछा जाता है। तो आरटीई एक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि आरटीई एक्ट से आपके यहाँ सिलेबस तो में तो खैर है ही, और साथ साथ आरटीई एक्ट से क्वेश्चन आपके टेट सीटेट वगैरह में भी, सुपर टेट वगैरह में भी पूछता है। तो आरटीई एक्ट को एक बार हम लोग देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है और कब बना, जिसे हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। हर घर में हर घर में हो साक्षरता का वास, तभी तो होगा देश का विकास। यानी ये कोटेशन मैंने आपको बताया था कि हर घर में हो साक्षरता का वास, तभी तो होगा देश का विकास। यानी जितनी ज्यादा साक्षरता दर बढ़ेगी और हर घर का, हर देश का, मतलब अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने तहसील्स का, अपने गांव का, अपने घर का, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर साक्षर होगा, तो जब साक्षरता ही वो ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं देश का और राष्ट्र का विकास साक्षरता पे ही डिपेंड करता है। जिस देश के पास या राष्ट्र के पास जितने ज्यादा शिक्षा के विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे, ज्यादा से ज्यादा जैसे मेडिकल संस्थान होंगे या इंजीनियरिंग के संस्थान होंगे या एजुकेशन के रिप्यूटेड संस्थान होंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी, और रिप्यूटेड जो बढ़िया से रूल्स नियम रेगुलेशन के तहत अच्छे इंटर कॉलेज प्राइमरी लेवल्स के स्कूल, तो कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करके ही लोग आईएएस, पीसीएस और सिविल, नेवी या देश के अलग अलग विभागों में कहीं ना कहीं व्यक्ति काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा, जितने से ज्यादा हमारे पास शिक्षा के विकल्प होंगे, उतने ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग पढ़ करके अच्छी एजुकेशन ले करके कहीं ना कहीं निकलेंगे। जब अच्छी एजुकेशन ले करके निकलेंगे, तो चूंकि एजुकेशन के द्वारा ही व्यक्ति का अपने विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जिला का, अपने घर परिवार का, अपने। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं। और अपने यस ज्ञान सर। द्वारा और अपने ज्ञान द्वारा देश को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी विकसित या विकासशील देश की ये चीज बताया जा रहा है, विकासशील। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ सर रही। आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं क्यों। यस सर। चलिए देखते हैं, बताइएगा फीडबैक। अब आ रही है? हेलो। यस सर, आ आ रही है, आ रही है। जी सर, आ रही रही है अभी। चलिए प्लीज। हम्म। तो हम ये कह रहे थे, किसी भी विकसित या विकासशील देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश के युवा और बच्चे होते हैं। विकसित देश, विकसित देश उन्हें हम कहते हैं जिनका पूर्ण रूपेण विकास हो चुका होता है, उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। और जिनका आज भी विकास लगातार चल रहा है, उन्हें हम विकासशील देश की श्रेणी पे रखते हैं। जैसे भारत हमारा विकसित देश नहीं है, बल्कि एक विकासशील देश है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का या बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी लगातार विकास हो रहा है। तो यह चीज बताया जा रहा है कि किसी भी विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उस देश की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह वहां के युवा और बच्चे होते हैं। अक्सर आप लोगों ने स्पीच में सुना होगा
कि देश का बोझ कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के युवा पीढ़ी के कंधों पर होता है। क्यों कंधों पर होता है? क्योंकि बच्चे अध्ययनशील हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि कल के दिन पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में ये लोग अपना योगदान देंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जा करके, कोई एयरफोर्स में जा रहा है, कोई नेवी में जा रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र पे जा रहा है, कोई सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जा रहा है, कोई राजनीति में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे ही आगे चल करके उस देश का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर के युवा बनते हैं और अपने ज्ञान द्वारा देश को आगे बढ़ाते हैं। अगर बचपन में ही वे शिक्षा से वंचित रह जाएं या सही शिक्षा अर्जित ना कर पाए, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश का भविष्य कैसा होगा। अगर युवाओं को जो बचपन अर्थात एक शिक्षा ग्रहण करने का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड पे अगर उन लोगों को वाजिब शिक्षा या जैसी एजुकेशन दी जानी चाहिए, अगर वैसी एजुकेशन उनको ना मिल पाए, शिक्षा से वंचित रह जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति का जीवन अंधकार में होगा। और साथ साथ चूंकि किसी भी विकसित देश या विकासशील देश की सबसे बड़ी धरोहर या सबसे बड़ी पूंजी उस देश के युवाओं के लिए बोला जाता है, बच्चों के लिए बोला जाता है। तो साथ साथ पहली बात तो उस व्यक्ति का लाइफ जीवन खुद अंधकार में होगा, और साथ साथ जिस देश का वह बच्चा होगा, जिस राष्ट्र का वह बच्चा होगा, साथ साथ उस देश का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकारमय होगा। प्राचीन काल से ही हमारा देश भारत विश्व गुरु रहा है, यानी भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। शून्य की खोज हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व विख्यात शिक्षा संस्थानों का भारत जन्मदाता रहा है। यानी भारत को अगर देखा जाए या भारत राष्ट्र के बारे में अध्ययन किया जाए, तो पता चलता है कि हमारा देश भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु के नाम से जाना जाता रहा है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा है। शून्य की खोज हमारे ही देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व विख्यात संस्थान की जो देन है, उसका जन्मदाता देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत देश ही है। विदेशी आक्रमण देखा जाए तो सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति को तोड़ना है या उसकी सभ्यता और संस्कृति को हमें नष्ट करना है, तो उस देश के या राष्ट्र के सर्वप्रथम जो एजुकेशन के क्षेत्र हैं, जैसे संस्थान है या लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय हैं, उनको अगर हम नष्ट कर दें तो व्यक्ति एजुकेशन नहीं ले पाएगा, और जब एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन होता है, जिस स्तर तक उसको डेवलप होना चाहिए, उस स्तर तक ब्रेन उसका डेवलप नहीं हो पाएगा। एट लास्ट धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वह देश पतन की ओर चला जाएगा। यही हाल हमारे भारत देश के साथ भी हुआ। यानी विदेशी आक्रमणकारियों ने सर्वप्रथम जब आक्रमण किया तो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व विद्यालयों को तोड़ा, वहां के जो पुस्तकालय थे उनको नष्ट किया, ताकि भारत के लोग पढ़ ना सकें, अच्छी शिक्षा ना ग्रहण कर सकें। जब अच्छी शिक्षा नहीं ले सकेंगे, पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास अध्ययन के साधन थे उन चीजों को नष्ट कर दिया, जिससे कि हम लोग शिक्षित ना हो पाए और शिक्षित होकर के आगे ना बढ़ पाए। परंतु विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे पुस्तकालय जला दिए, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर गिर गया और आजादी के बाद भी गिरता ही गया। बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए और साक्षरता दर कम हो गई। इसी में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरटीई एक्ट पारित किया गया। तो शुरुआत में थोड़ा सा सर क्योंकि आवाज कट गई, सर कौन सी है?
हेलो सर। जी। कौन से कानून सर पारित किया गया था, एक्ट? RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ओके। यानी ये आपका एजुकेशन का पेपर है और एजुकेशन में RTE एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी जो चीज मैंने आपको बताया तो एक तरह से इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया, शिक्षा से जोड़ करके उसको बताया। तो ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन था। जैसे कि मैंने बताया कि हर घर में हो साक्षरता का वास, तभी तो होगा देश का विकास। किसी भी विकसित या विकासशील देश की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह उस देश के युवा और बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर के कहीं ना कहीं युवा बनते हैं और अपने ज्ञान द्वारा देश को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे तौर से हमने ये बताया कि अगर बचपन में ही बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए या सही सार शिक्षा ना अर्जित कर पाए, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश का भविष्य कैसा होगा। प्राचीन काल में हमने बताया कि हमारा जो भारत देश था वो कहीं ना कहीं विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। शून्य की खोज हमारे ही देश में हुई, जिसको महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विख्यात विश्व विख्यात विश्वविद्यालयों की नींव कहीं ना कहीं भारत में ही रखी गई। लेकिन बहुत बार विदेशी आक्रमणकारियों ने कहीं ना कहीं हम लोगों के जो ये विश्वविद्यालय थे आक्रमण के द्वारा इनको नष्ट कर दिया, पुस्तकालयों को जला दिया, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर हमारा गिरता ही चला गया। और स्वतंत्रता के बाद भी जिस होना चाहिए विकास हुआ है, लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से विकास नहीं हुआ है। इसमें सुधार करने के लिए 2009 में RTE एक्ट पारित किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब जो मेन बात आती है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यानी जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम लोग निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 6 मौलिक अधिकारों में से एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत लागू किया गया है, जो एक क्या है, प्राविधान है। यह इंडियन कानून है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। RTE एक्ट 2009 बन करके तैयार हुआ है और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। तो ऑप्शन में कभी कभार 2009 भी मिलता है और 1 अप्रैल 2010 भी मिलता है। तो जब दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें आपको 1 अप्रैल 2010 यानी जब से वो कानून लागू गया है उस पर ज्यादा बारीता दी जाती है, क्योंकि कोई भी कानून एक दिन में बन करके लागू नहीं हो जाता है। पहले उसकी कमेटी बनती है, उस कमेटी में 4 6 8 10 मेंबर होते हैं। सारे लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। सुझाव देने के बाद उसको जा करके शासन स्तर पे भेजा जाता है। इसके बाद उसको हस्ताक्षरित किया जाता है, पारित किया जाता है, पास किया जाता है, तब जा करके कहीं वो फिर लागू होता है। ऐसी प्रक्रिया में 1 वर्ष से 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 6 मंथ ऐसा करके लागू हो जाता है, यानी समय लगता है। तब मोस्टली ऐसी चीजों में आपको 2 सत्र पढ़ने को अलग अलग मिलते हैं, तो बनने का समय अलग होता है। और वह कानून पूरी तरह से यानी जब फील्ड में आ गया, एप्लीकेशन हो गया, उसका अनुप्रयोग होने लगा, लागू हो गया। जैसे जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप लोग सुन रहे थे, वो बन करके पूरी तरह से तैयार हो गई है। 1 2 राज्यों में लागू भी कर दी गई है। लेकिन अभी अपने यहाँ देखा जाए तो अभी RTE एक्ट पूरी तरह सॉरी RTE एक्ट कह रहा हूँ कि जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है
एक मिनट, एक कॉल आ रही है, हम जरा रिसीव कर रहे हैं। दो हजार नौ में ये बन करके तैयार हुआ है और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए को आरटीई एक्ट कहते हैं। यानी जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए है, उसको हम आरटीई एक्ट कहते हैं। क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए है, उसी में फ्री ऑफ कास्ट, जिसको हम लोग कंपलसरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, कि सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए को आरटीई एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। यानी जो संविधान का अनुच्छेद 21 ए है, उस 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान करने की बात बोली गई है। आरटीई एक्ट 2009 को राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। यानी वही चीज जो हमने बताया कि राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसे हिंदी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? तो इसको हमने बताया कि आरटीई एक्ट भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यानी संसद में कब इसको पारित किया गया है? 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2010 से पूरी तरह से यह प्रभाव में आया है, अर्थात लागू हो गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लचीला और विस्तृत संविधान है। अगर संविधान के बारे में देखा जाए तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिखने में समय लगा था। और लिखा भी किसके द्वारा गया है, इस बात से आप सारे लोग वाकिफ होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लचीला और विस्तृत संविधान है। लचीला बात क्यों जोड़ी गई है? क्योंकि समय समय पे आप लोग देखते रहते हैं कि बहुत सारे कानून ऐसे बनते रहते हैं जिनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लचीला भी है। आरटीई एक्ट के लागू होने के बाद भारत भी उन 135 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया जहां बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अदर देशों में
अदर कंट्रीज में कहीं ना कहीं जो आरटी एक्ट है, तो जैसे अपने यहाँ 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि 135 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। तो 134 देश ऐसे थे कि इसके पहले ही कहीं ना कहीं आरटी एक्ट को एडॉप्ट कर चुके थे, यानी अपने यहाँ लागू कर चुके थे। जब भारत सम्मिलित हुआ या भारत ने अपने यहाँ आरटी एक्ट को लागू किया, तो 135 देशों की सूची में कहीं ना कहीं शामिल हुआ। आरटी एक्ट के कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स का मतलब विशेषताएं हैं कि आरटी एक्ट के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया है। तो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले जो जूनियर और प्राइमरी विद्यालय होते थे, इनमें हमें याद है, जब हम ज्यादा दिन तो गांव के विद्यालय में नहीं पढ़े, दूसरी क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन याद है कि उस टाइम पे 1 रुपए 25 पैसे या 75 पैसे या 1 रुपए समथिंग ऐसी कुछ फीस लगा करती थी। लेकिन इधर अब किसी बच्चे को ऐसी कोई फीस नहीं लगती है। और यहाँ तक कि जो टीचर्स होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि खुद घर घर जा करके सर्वे करते हैं और एक एक बच्चे का कहीं ना कहीं वो इनरोलमेंट करते हैं। बच्चे भले विद्यालय जाएं या ना जाएं, ये तो एक अलग की बात हो गई, क्योंकि लिखित रूप में कहीं ना कहीं डेटा प्रेजेंट करना होता है। तो टीचर्स घर घर जा करके बच्चों का सर्वे करते हैं और सर्वे करने के उपरांत जो भी पढ़ने वाले एज में बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इनरोलमेंट करते हैं। क्योंकि आरटी एक्ट के द्वारा पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान की जा रही है। तो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पहला पॉइंट तो यही है। शुरुआत की बात जो याद रखना है आपको कि आरटी एक्ट बन करके 2009 में तैयार हुआ और 4 अप्रैल 2009 को संसद में पारित किया गया है। 4 अप्रैल अप्रैल नहीं है, सॉरी, 4 अगस्त है। 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया है और 1 अप्रैल 2010 से पूरी तरह से यह प्रभावी हो गया है यह कानून। दूसरी बात हमने ये बताया कि कहीं ना कहीं 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान करने की बात बोली जाती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आरटी एक्ट को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। यानी जो प्राइवेट विद्यालय संचालित हैं, उन प्राइवेट विद्यालयों को भी कहीं ना कहीं जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को 25% बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना होगा। अगर वो 75% बच्चों से फीस लेते हैं, तो 25% बच्चों को, उन लोगों को अपने यहाँ भी इनरोलमेंट ऐसे करना है जिनको वो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान करें। ऐसा न करने पर वसूली की गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये कानूनी प्राविधान है। अब संस्थान उसको फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं। बहुत बार होता क्या है कि हम लोगों को अपने हक और अधिकार नहीं पता होते हैं। जब शिक्षित नहीं होंगे, हक और अधिकार नहीं पता होंगे, तभी अगला व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारा शोषण करता है। जब हमें अपने हक और अधिकारों के बारे में जानकारी होती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित होने पर 1 लाख रुपए तथा रोजाना 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि अगर 25%
सीटों पे फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और अगर मान्यता रद्द करने के बाद भी कोई विद्यालय संचालित है तो पर डे का 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल अगर संचालित होने पर 1 लाख रुपए तथा रोजाना 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आरटी एक्ट की विशेषता है कि दिव्यांग बच्चों की मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। ये बात नोट करने वाली है और ध्यान देने योग्य बात है कि जब सामान्य बच्चों की बात पूछी जाएगी आरटी एक्ट के अंतर्गत एज ग्रुप पूछा जाएगा तो 6 से 14 वर्ष तक है, और अगर दिव्यांग बच्चों के बारे में पूछा जाएगा तो 6 से लेकर के 18 वर्ष तक लागू की गई है। यानी दिव्यांगों को 18 वर्ष तक शामिल किया जाएगा, 6 से 18 वर्ष, और सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार की होगी। अपने यहाँ जो भी एजुकेशन प्रदान की जा रही है या एजुकेशन में जो भी खर्च हो रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी होती है। शायद इसका 1/3 का कुछ रेशियो है, शायद 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है, ऐसा कुछ है। 100% मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है 100% कि शिक्षा के बारे में जो भी व्यवस्था करना है या खर्च जो भी देना है या टीचरों की सैलरी देना है या शिक्षा के क्षेत्र में और भी जो भी खर्चे ओवरऑल होते हैं उनमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी होती है। जहां तक मेरा मानना है या मोटा मोटा आइडिया है तो शायद 75% केंद्र सरकार बियर करती है और 25% राज्य सरकार उस खर्च को वहन करती है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार की होगी। प्रवेश के समय कई स्कूल प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं और बच्चों के माता पिता को साक्षात्कार भी देना पड़ता है। इस प्रक्रिया को बदलने की बात की गई है। बहुत सारे स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा कि एडमिशन के टाइम पे कहीं ना कहीं प्रति स्टूडेंट, माना कि एक फैमिली से 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो सभी की एडमिशन शुल्क अलग अलग ली जाती है। साथ साथ माता पिता का भी इंटरव्यू लिया जाता है या बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है या लिखित परीक्षा ली जाती है जिसको हम लोग प्रवेश परीक्षा के रूप में जानते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को बदलने की बात की गई है। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता पिता का इंटरव्यू लेने पर 25,000 तथा दोहराने पर 50,000 जुर्माना वसूला जाएगा। जैसे कि वर्जित किया गया है कि ना तो माता पिता का इंटरव्यू लिया जाए ना तो बच्चे का प्रवेश लिया जाए। डायरेक्टली अगर कोई बच्चा आ रहा है तो अगर मुझको सिखाने का अधिकार है तो आपको भी सीखने का अधिकार है, और ये कहीं ना कहीं उसको हक मिला है या संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन उसे प्रदान की जाए। तो हम शिक्षा से उसको वंचित नहीं कर सकते या शिक्षा देने से उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता पिता का इंटरव्यू लेने पर 25,000 तथा दोहराने पर अगर तब भी नहीं व्यक्ति या विद्यालय प्रशासन नहीं मान रहा है तो 50,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इस अधिनियम के तहत शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह बताई गई कि आरटी एक्ट के अंतर्गत बहुत बार विद्यालयों में जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो स्कूल में उस टाइम फोकस नहीं करते हैं पढ़ाने के टाइम पे, और बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं या घर में कोचिंग पढ़ाते हैं। तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है कि जो गवर्नमेंट शिक्षक होंगे वो कोचिंग संस्थानों का या ट्यूशंस का इनका संचालन नहीं करेंगे। यह एक्ट विद्यार्थियों पर होने वाले अत्याचार, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न को रोकता है। बहुत बार कहीं ना कहीं पे विद्यालयों में छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से यातनाएं दी जाती हैं, शारीरिक दंड दिया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है।
तो इन चीजों को भी रोकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा बाल सुधार और बाल शिक्षा प्रणाली को रोकता है। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है तो बाल सुलभ और बाल शिक्षा प्रणाली को रोकता है। यह एक तो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है तो कहीं ना कहीं यह छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे बल देता है कि बच्चों का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो। इस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अभी ये बचा हुआ है तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे, चूंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप लोग क्लास की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए भाई, तब अध्ययन अध्यापन का थोड़ा सा मजा आए। जब क्लास भरी होती है तो इंटरेस्टिंग लगती है, पढ़ाने में आनंद आता है और पता चलता है कि आप लोग 10, 15, 25 पता नहीं कौन सी दुनिया में आप लोग डूबे रहते हैं कि इंटरेस्ट ही नहीं है क्लास करने का। और लर्निंग हमेशा इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। पता चले आपको भूख नहीं है, आपको इच्छा नहीं है, जबरदस्ती वो चीज दी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती है। चलिए, थैंक यू।